अजीत पवार, एक ऐसा नाम जिसे आप चाहें पसंद करें या नापसंद, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। महाराष्ट्र की राजनीति की कहानी उनके बिना अधूरी है। उनकी कहानी में ड्रामा है, कॉम्प्लेक्सिटी है। चलिए, आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तारीख थी 28 जनवरी। एक खबर आती है और महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे भूचाल सा आ जाता है। और वो खबर थी, महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार अब नहीं रहे। एक ऐसा नेता जो दशकों से सत्ता का, पावर का केंद्र बना हुआ था। और उनकी मौत के साथ ही हवा में एक सवाल तैरने लगा, एक बहुत बड़ा सवाल। क्या यह सिर्फ एक दुखद हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? तो साजिश की थ्योरीज में जाने से पहले चलिए पहले उन फैक्ट्स को देखते हैं जो इस क्रैश के बारे में हमें पक्के तौर पर पता है। तो हुआ ये कि 28 जनवरी की सुबह करीब 5:45 पर मुंबई से बारामती जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन लेयरजेट 45 XR अपनी मंजिल से महज 100 फीट पहले जमीन से जा टकराया। जिन्होंने ये हादसा देखा उनका कहना है कि प्लेन नॉर्मल तरीके से नीचे आ रहा था कि अचानक कुछ गड़बड़ हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्लेन में आग का एक गोला बन गया, जिसमें पवार, 2 पायलट, एक कैबिन अटेंडेंट और उनके PSO समेत सभी 5 लोगों की जान चली गई। अब मजे की बात देखिए, ये जो प्लेन था लेयरजेट 45 XR, इसे दुनिया भर में काफी सेफ माना जाता है, लेकिन इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी VSR वेंचर्स, उसका रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बताता है। 2023 में इसी कंपनी का एक और लेयरजेट 45 XR मुंबई में लैंड करते वक्त 2 टुकड़ों में टूट गया था। उस हादसे में किस्मत से 8 लोगों की जान बच गई थी, लेकिन ये घटना ऑपरेटर के सेफ्टी रिकॉर्ड पर जाहिर है गंभीर सवाल खड़े करती है। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। यहीं से सवाल उठने लगते हैं कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। देखिए, शक की सबसे बड़ी वजह है टाइमिंग। ये क्रैश ठीक उस वक्त हुआ जब पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात जोरों पर थी कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़कर वापस अपने चाचा शरद पवार के पास जा सकते हैं। सोचिए, अगर ऐसा हो जाता तो महाराष्ट्र की मौजूदा महायुति सरकार का क्या होता? वो तो खतरे में आ जाती है ना। और इस शक को सबसे पहले पब्लिक में आवाज किसने दी? आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने। उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया, ये दुर्घटना है या तोड़फोड़? और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने तो इसे एक बुरी साजिश की तरफ इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर डाली। उनका साफ कहना था कि उन्हें सेंट्रल एजेंसीज पर भरोसा नहीं है। अब ये शक और भी गहरा हो जाता है जब हम इंडिया की हिस्ट्री में हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल एयर क्रैशेस को देखते हैं। माधवराव सिंधिया, YSR रेड्डी, दोरजी खांडू और हाल ही में जनरल बिपिन रावत। हर एक हादसा एक बहुत ही क्रिटिकल पॉलिटिकल मोड पर हुआ और इसी वजह से लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि शायद ऐसी घटनाओं के पीछे अक्सर सत्ता का कोई ना कोई खेल होता है, और यही पैटर्न आज के इस केस में शक को और भी बढ़ा रहा है। लेकिन इन सारी साजिश की थ्योरीज को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जिसके इर्द गिर्द ये सब कुछ घूम रहा है। आखिर कौन थे अजीत पवार? अजीत पवार सच कहें तो एक पहेली थे। एक तरफ वो थे एक सुपर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, अपनी सुबह 6 बजे की मीटिंग्स और हाँ या ना वाले एटीट्यूड के लिए फेमस। मतलब काम होना है तो होना है, कोई बहाना नहीं। और दूसरी तरफ उनका नाम 7,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले जैसे बड़े बड़े विवादों से जुड़ा। अपने तीखे बयानों और जाहिर है अपनी पॉलिटिकल पलटी मारने के लिए भी वो जाने जाते थे। उनका सत्ता तक का सफर एकदम जमीनी लेवल से शुरू हुआ था। सोचिए, 1982 में उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर से शुरुआत की। 1991 आते आते पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पर उनका कब्जा था, जो उस वक्त पावर का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता था। बस यहीं से वो लोकसभा पहुंचे और फिर बारामती से लगातार 7 बार विधायक बनकर महाराष्ट्र की सबसे लंबे समय तक डिप्टी CM रहे। लेकिन उनके करियर के आखिरी कुछ साल एक पारिवारिक और राजनीतिक लड़ाई की कहानी बन गए। एक ऐसी लड़ाई जिसने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। NCP के अंदर जो ये लड़ाई थी ना, उसकी जड़ में था एक सवाल, उत्तराधिकार का सवाल। शरद पवार के बाद कौन? क्या पार्टी की कमान उनकी बेटी सुप्रिया सुले को मिलेगी, जो उनकी बायोलॉजिकल वारिस थी, या फिर अजीत पवार को, जो खुद को दशकों से उनका पॉलिटिकल वारिस मानते आ रहे थे? और ये दरार और गहरी होती चली गई। 2019 में जब अजीत के बेटे पार्थ चुनाव हारे तो बात और बिगड़ी।
फिर आया नवंबर 2019, जब उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर वो 80 घंटे वाली सरकार बनाई जो टिक नहीं पाई। और आखिरकार जुलाई 2023 में उन्होंने पार्टी ही तोड़ दी। ज्यादातर एमएलएस को अपने साथ ले गए, बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंची और पार्टी का नाम, सिंबल, सब कुछ उन्हीं को मिल गया। मतलब चाचा की पार्टी भतीजे ने पूरी की पूरी अपने नाम कर ली थी। उनकी इस तरह अचानक मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक खालीपन छोड़ दिया है। और अब सवाल ये है कि उनकी लेगेसी क्या होगी। पॉलिटिकली देखें तो उनकी मौत ने महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। माना जाता था कि अजीत पवार चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर एक तरह का चेक एंड बैलेंस रखते थे। उनके जाने से सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया है। और सोचिए, अगर एनसीपी के दोनों गुट फिर से एक हो जाते हैं तो बीजेपी सरकार के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो उन्हें याद कैसे किया जाएगा? कुछ लोगों के लिए वो एक ऐसे नेता थे जो एक फोन कॉल पर सड़कें और अस्पताल बनवा देते थे, काम करने वाले नेता। तो दूसरों के लिए वो करप्शन के आरोपों और राजनीतिक धोखे का दूसरा नाम थे। बारामती के लोग उन्हें हमेशा अपने जमीनी नेता के तौर पर देखेंगे, तो वहीं कई लोगों के लिए वो हमेशा वो भतीजा रहेंगे जिसने अपने चाचा की विरासत ही छीन ली। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अजीत पवार कौन थे? एक निर्माता, एक धोखेबाज, या फिर हालात के शिकार? उनकी विरासत ठीक उनकी मौत की तरह ही शायद हमेशा एक बहस का मुद्दा बनी रहेगी।